Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today our topic is election. Every 5 years, elections are held in our country. हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हमारी कंट्री में होते हैं फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो जो इलेक्शंस होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए होते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं, उसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कहते हैं। सेम इज द केस स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए हम इलेक्शन करते हैं 5 साल के बाद, उसको हम स्टेट इलेक्शंस कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कहते हैं, वो भी 5 साल के बाद होते हैं। दे आर हेल्ड इवन अर्लियर, वो 5 साल से पहले भी हेल्ड होते हैं कभी कभी। इफ द गवर्नमेंट फॉलोज, ये कब होती है 5 साल से पहले, कब किस सूरत में होती है? जब गवर्नमेंट 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं करती, उससे पहले ही गिर जाती है, तो उस टाइम क्या होता है 5 साल पहले ही इलेक्शंस होते हैं अर्लियर। ये किन सूरतों में होती है अर्लियर इलेक्शंस? एक तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट होगी, अगर 2 पार्टीज की गवर्नमेंट होगी तो उनको मेजॉरिटी होगी, जब 2 पार्टीज मिलेंगे तब उनको मेजॉरिटी आएगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब अगर उनको बीच में लड़ाई होगी तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को सपोर्ट वापस लेगी, तो कोई पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं बना सकती, फिर इलेक्शन जो है वो अर्लियर होते हैं। इसी तरह अगर कुछ नेशनल इमरजेंसी होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी, वो हुकूमत उस तरह से नहीं करेगी, तो ये प्रेसिडेंट को पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट गिराने का 5 साल से पहले ही। इसी तरह अगर स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न नहीं करेगी, तो वहां के गवर्नर को ये पावर है कि वो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है 5 साल से पहले ही। द पार्टीज पुट द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। यहाँ पे जो है इंडिया में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब इलेक्शंस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने अपने हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। कमिटमेंट टू पार्टी एंड डेडिकेशन टू सर्व द पीपल, वो लोगों को क्या करते हैं, वो उनको कमिटमेंट करते हैं इलेक्शन के टाइम, हम किस तरह से आपको सर्व करेंगे, हम कौन से काम करेंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर लोग जो है वो वोट डालते हैं। तो ये हुआ इलेक्शन। इलेक्शन कब होता है? ये हर 5 साल के बाद होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं या पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहते हैं। जब हम पार्लियामेंट मेंबर्स को चुनते हैं तो उसको हम पार्लियामेंट इलेक्शन कहते हैं, वो 5 साल के बाद होता है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल के बाद हम नई तरह से वोटिंग करते हैं, तो हम नई गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं या उसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं जो उससे पहले होती थी। अगर वो अच्छे काम करेंगे, लोगों को उनके काम जो है पसंद आएंगे, तो फिर से उनको वोट डालते हैं। सेम इज द केस इन सेंट्रल लेवल। तो इसकी टर्म जो है ये 5 साल होती है, लेकिन 5 साल से पहले भी ये इलेक्शन हो सकती है अगर गवर्नमेंट जो है बोथ लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न नहीं करेगी, या अगर पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में कोलिशन होगी तो किसी वजह पर उनकी कोलिशन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होता है उससे पहले ही। तो सेंट्रल लेवल पे ये प्रेसिडेंट को पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है 5 साल से पहले ही। सेम इज द केस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है गवर्नर बिफोर कंप्लीटिंग टर्म। द पार्टीज पुट द कैंडिडेट्स, पार्टीज क्या करते हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं हर कंस्टिट्यूएंसी में, बहुत सेंट्रल लेवल जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। पुट देयर कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कमिटमेंट टू पार्टी, कैंडिडेट्स की एबिलिटी को पहले वो देखते हैं, अकॉर्डिंगली उनको वो इलेक्ट करते हैं, एंड उनकी कमिटमेंट्स पार्टी के ऊपर, एंड डेडिकेशन टू सर्व द पीपल, और वो देखते हैं कि इसकी डेडिकेशन कितनी है, किस तरह से लोगों को सर्व कर सकता है। अगर उन्हीं कैंडिडेट्स को ज्यादातर वो मैंडेट देते हैं, खड़ा करते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसीज में। तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब इलेक्शंस होते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, फिर जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स आते हैं तो वो इलेक्ट होता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में भी होता है और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के इलेक्शंस में भी होता है। अब हम देखेंगे राइट टू वोट। जो ये गवर्नमेंट हम चेंज करते हैं 5 साल के बाद, ये जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो हम किस तरह से चुनते हैं?
बिकॉज वी हैव अ राइट टू वोट, हमें राइट टू वोट है। वी हैव अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर कंट्री, वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर कंट्री। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। हर कोई वोट डाल सकता है, हर किसी को वोट है यहाँ पे इंडिया में। That's called universal adult franchise. There is no discrimination on the basis of caste, color, creed, religion. अगर कोई पुअर है, अगर कोई अमीर है तो उसका भी एक ही वोट है, अगर कोई हाईली एजुकेटेड है तो उसका भी एक वोट है, अगर कोई इलिटरेट है उसका भी एक ही वोट है, और उसके वैल्यू जो है सेम है। जो हम वोट कास्ट करते हैं उसका वैल्यू जो है वो सेम है। जो अमीर है उसका वोट जो है वो भी उतना वैल्यूबल है जितना एक गरीब का वोट वैल्यूबल है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वी हैव अ राइट टू वोट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एटसेट्रा। दिस गिव एवरीवन हु इज 18 इयर्स एंड अबोव, जो राइट टू वोट है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट उसके लिए हम एज क्या होनी चाहिए, 18 इयर्स एंड अबोव। बिलो 18 कोई वोट नहीं डाल सकता है, इसके लिए एज जो है वो 18 इयर्स होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बिलो 18 अगर कोई है इंडिया में तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है। द राइट टू वोट, एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड ऑल एक्सरसाइज दिस राइट केयरफुली। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए, वोट डालने के वक्त हमें ये वोट डालना चाहिए। हमें घर में नहीं बैठना चाहिए ड्यूरिंग जब वोटिंग होगी, तो हमें ये डालना चाहिए। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं यूजुअली, कुछ लोग घर में बैठते हैं या जो है राइट वोट का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम हमें ये ख्याल होना चाहिए कि हमें फ्रीडम होना चाहिए। हमें फ्रीडम होनी चाहिए कि जिस कैंडिडेट को हम वोट डालेंगे उसको डालेंगे, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, कुछ स्टेट्स में वहाँ पे फोर्स के बिना पर लोग वोट डालते हैं, उनको डराया जाता है। कुछ लोग अगर देखेंगे तो उनको पैसे दिए जाते हैं, कुछ 200-300 के लिए वो अपने वोट्स को बेचते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है वो मीनिंगलेस रह जाती है, फिर डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं। उससे करप्टेड कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो पैसे देते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गरीब है, उनको 100 रुपया दिया जाता है, 200 रुपया दिए जाते हैं और वो वोट डालते हैं। तो वो ये देखते नहीं है कि कैंडिडेट कैसा है, क्या हमारा इससे क्या नुकसान है। इसलिए जब भी हम वोट डालेंगे तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए बिना किसी लालच के कि हमें ये देखना चाहिए कि किस में एबिलिटी है, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, तो उसी को ये वोट डालना चाहिए। सो राइट टू वोट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज एटसेट्रा। और हमें एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वोट डालना चाहिए। और किसको डालना चाहिए, जो कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो हमें लगता है, हमारी नजरों में ये लगता है कि वो सोसाइटी के लिए, वो हमारे इलाके के लिए अच्छा काम कर सकता है। और जो ये यहाँ पे इलीगली वोट डाले जाते हैं, फॉर एग्जांपल पैसे दिए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर इस वोट का कुछ माने